गांधी वाड्रा के एक फैसले से पंजाब में कांग्रेस का बना बनाया खेल खराब हो गया। सिद्धू को सोनिया गांधी ने पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन सिद्धू ने अपने सलाहकार नियुक्त किए तो बात यहीं से बिगड़ने लगी। उसके बाद हद तो तब हुई जब सिद्धू की शह पर कैप्टन के खिलाफ कुछ मंत्रियों और विधायकों की बगावत हुई। 4 साल तक चुपचाप सत्ता की मलाई खा रहे इन मंत्रियों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग शुरू कर दी। इनकी नाराजगी इतनी है कि ये देहरादून तक पहुंच गए। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने हालांकि बातचीत से सुलह करने की बात कही है और पंजाब में कैप्टन को ही कांग्रेस का चेहरा बताया। 2022 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हरीश रावत कुछ भी कहें, लेकिन होगा वही जो कांग्रेस की सुपर फैमिली यानी परिवार चाहेगा। और अब तक वो परिवार नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़ा दिख रहा है। असल में ये सिर्फ पार्टी की अंदरूनी लड़ाई नहीं है, इस पूरे घटनाक्रम का पूरे देश की सुरक्षा से भी संबंध है। इसका आतंकवाद और अलगाववाद से भी संबंध है। इसका कश्मीर, खालिस्तान, पाकिस्तान से भी संबंध है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में एक पक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का है, दूसरा कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन दोनों के बीच सार्वजनिक तनातनी का बड़ा कारण सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम भी रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के करतारपुर एपिसोड के दौरान इमरान खान के प्रेम में सिद्धू पाकिस्तान तक पहुंच गए। इन सब के बावजूद देश के वफादार फौजी रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस नेतृत्व चुपचाप रहा। पाकिस्तान जाकर नवजोत सिंह सिद्धू ने खालिस्तानी के साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचवाए। इसका भी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन कांग्रेस का परिवार चुप रहा। यहाँ तक कि सिद्धू ने यह भी संकेत दिए कि पाकिस्तान में उन्होंने जो कुछ किया उससे कांग्रेस नेतृत्व नाराज नहीं है। और फिर कांग्रेस के परिवार ने सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। तब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भरे मंच से सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम के खतरे से चेताया। कांग्रेस नेतृत्व तब भी चुप रहा। हद तो तब हो गई जब सिद्धू ने ऐसे ऐसे लोगों को सलाहकार बनाया जो देश विरोधी मंसूबे पालते हैं। सिद्धू के एक सलाहकार ने कहा कि कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फौरन विरोध जताया, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व चुप रहा। सिद्धू के ही दूसरे सलाहकार ने कह दिया कि चुनाव जीतना है तो पाकिस्तान परस्त बातें करनी होंगी। कैप्टन ने इसका भी विरोध किया, लेकिन परिवार चुप रहा। यहाँ तक कि खुलेआम पाकिस्तान की पैरोकारी करवा रहे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस के नेता भी नाराज हो गए। मनीष तिवारी से लेकर राजकुमार वेरका और संदीप दीक्षित से लेकर हरीश रावत तक ने सिद्धू के सलाहकारों तक पर कार्रवाई की बात कही। हरीश रावत ने यह कह दिया कि सलाहकार ऐसी बातें कहेंगे तो कार्रवाई होगी। परनीत कौर ने कहा कि सिद्धू के पीए ने जो शुरू किया है तो जो भी अपने पीए को रखता है उसको सोच समझ कर रखना चाहिए। ये सिद्धू की तरफ से ही शुरू हुआ है और इसके लिए वो ही जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के अंदर देश विरोधी बयानबाजी पर कार्रवाई की मांग होती रही, लेकिन सिद्धू के सलाहकारों को कांग्रेस का अभयदान मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर बीजेपी ने सवाल उठाया कि पंजाब में जो पाकिस्तान की मदद से चुनाव जीतने की देश विरोधी राजनीति हो रही है वो कांग्रेस की सुपर फैमिली के इशारे पर तो नहीं हो रही। बीजेपी के ये आरोप ऐसे ही नहीं हैं। पंजाब में कांग्रेस की सुपर फैमिली ने जिस नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों में पार्टी की कमान सौंपी है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलते। चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर हमला कर दिया गया, सिद्धू एक शब्द भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोले। मजहबी आतंकवादी हमले में आधे दर्जन सिख नौजवान शहीद हो गए, सिद्धू ने चूं तक नहीं की। पाकिस्तान में सिखों की नाबालिग बेटियों को अगवा कर लिया जाए, सिद्धू इमरान खान को फोन नहीं करते। पाकिस्तान में सिख बेटियों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, सिद्धू विरोध नहीं करते। इसलिए बीजेपी सवाल उठाती है कि आखिर सिद्धू के इस पाकिस्तान प्रेम के पीछे की वजह क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सियासत में गुस्से और बौखलाहट की जगह बहुत कम होती है, क्योंकि गुस्से में उठाया गया कदम अक्सर गलत साबित होता है। नारायण राणे के नाम से भी चिढ़ने वाले उद्धव ठाकरे इसी खेल में फंस गए। नारायण राणे ने उकसाया और उद्धव ठाकरे बौखला गए, और जब तक बात समझ में आती तब तक खेल हो चुका था। नारायण राणे की गिरफ्तारी से उद्धव ठाकरे का गुस्सा शांत तो हुआ, लेकिन अब इसका खामियाजा शिवसेना को उठाना पड़ेगा। एक हाथ में प्लेट और दूसरे में निवाला। ठीक ऐसे ही वक्त नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई। कोंकण और मुंबई की सियासत में बड़ा कद रखने वाले नारायण राणे की गिरफ्तारी की इन तस्वीरों को देखकर जन भावनाएं भड़केंगी और बीएमसी चुनाव में शिवसेना को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। डैमेज कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नासिक में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगी।
न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति NJ जामदार की खंडपीठ राणे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नासिक में दर्ज प्राथमिकी और भविष्य में दर्ज किए जा सकने वाले अन्य सभी मामलों को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। शिवसेना की राजनीति में चेंबूर से आने वाले नारायण राणे शामिल हुए, जो अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। राणे इतनी तेजी से उभरे कि एक वक्त में उन्हें महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन ठाकरे परिवार से आपसी रंजिश के चलते उनका ये सपना संभव नहीं हो सका। राणे शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर बीजेपी में, लेकिन शिवसैनिकों से उनकी दुश्मनी हमेशा सुर्खियों में रही। अब देश के सबसे अमीर निकाय चुनाव माने जाने वाले BMC चुनाव में बीजेपी दोनों के बीच गली मोहल्ले की लड़ाई को भुनाने की कोशिश करेगी। राणे इस शहर से और मुंबई में फली फूली शिवसेना की नब्ज को भी बखूबी समझते हैं और इसी के साथ तटीय कोंकण बेल्ट में उनका जनाधार भी मजबूत है। आने वाले चुनाव में बीजेपी इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फायदा लेने की कोशिश करेगी। राणे शिवसेना की ही राजनीति का लंबे समय तक हिस्सा रह चुके हैं। उनके थप्पड़ वाले बोल उद्धव ठाकरे के उस बयान के करीब 4 साल बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारने की बात कही थी। इसके 2 हफ्ते बाद ही शिवसेना ने बीजेपी के विधायक की एक बयान की प्रतिक्रिया में कहा था कि अगर सेना ने उन्हें थप्पड़ मार दिया तो वह उठ भी नहीं पाएंगे। राणे की गिरफ्तारी के बाद तुरंत ही जमानत भी मिल गई, जिसकी बीजेपी को उम्मीद भी रही होगी और इस पूरे सियासी ड्रामे से नारायण राणे लाइमलाइट में हैं। उनकी जनाशीर्वाद यात्रा और शिवसेना पर उनके जुबानी हमले फोकस में हैं, जो फरवरी 2022 में होने वाले निकाय चुनाव के आते आते और भी तेज हो जाएंगे। मतलब साफ है, बीजेपी इस घटनाक्रम के बाद उसकी ओर से पूर्व शिवसैनिकों को शिवसेना को उकसाने के लिए छूट मिलने की संभावना है। इससे राणे के पक्ष में जनभावनाएं उमड़ेंगी और उसके जरिए बीजेपी का लक्ष्य मुंबई में मराठी मानुष से सीधी जंग का होगा, जैसा उसने 2017 के BMC चुनाव में किया था और इस चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना को कड़ी टक्कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना बना बनाया खेल बिगाड़ लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी नेतृत्व पर इतना दबाव बनाया कि उसे ये लगने लगा कि नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान परस्त सियासत पर लगाम न लगाई गई तो पूरी पार्टी की ऐसी तैसी हो जाएगी। आखिरकार न चाहते हुए भी सोनिया गांधी को सलाहकारों के बहाने सिद्धू के पर कतरने का संकेत देना पड़ा। यही वजह है कि पंजाब के प्रभारी हरीश रावत को ये कहना पड़ा कि नवजोत सिंह सिद्धू को अपने सलाहकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए और अगर वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो फिर ये काम उनकी पार्टी करेगी। हरीश रावत की ये फटकार कैप्टन को आउट करने की कोशिश में जुटे नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू की टीम में हाल ही में शामिल हुए मालविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान, कश्मीर और इंदिरा गांधी पर दिए अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। इतना ही नहीं, मालविंदर माली कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में अमरिंदर सिंह को अली बाबा और उनके सहयोगियों को 40 चोर बताया। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि यहाँ यह या वह खेमा नहीं है जिसने उन बयानों पर आपत्ति जताई। पूरी पार्टी और राज्य को भी उस बयान पर आपत्ति है। जम्मू कश्मीर पर पार्टी की एक लाइन है कि यह भारत का हिस्सा है। यह पूछे जाने पर कि पार्टी इस विवाद से कैसे निपटेगी, रावत ने कहा कि इन सलाहकारों को पार्टी द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था। इससे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव हरीश रावत ने बुधवार को कहा कि अगले साल होने वाला पंजाब विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उनका ये बयान नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के उन मंत्रियों को एक झटका है जो मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू एक अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। हमने भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें कांग्रेस की पंजाब इकाई का अध्यक्ष बनाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी पार्टी उन पर ही छोड़ दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा के दौरान हत्या और बलात्कार के मामलों की जांच कर रही सीबीआई ने ममता बनर्जी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर जांच कर रही सीबीआई ने अब तक पूरे मामले में 9 मुकदमे दर्ज किए हैं। सीबीआई की विशेष जांच टीम फॉरेंसिक टीम के साथ पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि इन मामलों की जांच के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ेगी। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि अभी इस मामले में और भी मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद हत्या और बलात्कार के मामलों की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने इस बाबत अभी तक कुल 9 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें से 1 मामला रेप का और 8 हत्या के मामले बताए जा रहे हैं। सीबीआई ने इन मामलों की जांच के लिए 4 विशेष जांच टीम्स का गठन किया था, जिनमें 4 संयुक्त निदेशक शामिल हैं और प्रत्येक टीम में 25 अधिकारी कर्मचारी रखे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस मामले को कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा सौंपे जाने के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा था, जिसमें उनसे हत्या और बलात्कार के मामलों की सिलसिलेवार डिटेल्स मांगी गई थीं। सूत्रों का कहना है क्योंकि इस पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा था कि बंगाल हाईकोर्ट के निर्देश पर यह जांच की जा रही है और सीबीआई को 6 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट को हाईकोर्ट के सामने पेश करना है। लिहाजा इस बाबत जल्द से जल्द तमाम जानकारी मुहैया करा दी जाए। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से सीबीआई को अनेक जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं, जिनके आधार पर सीबीआई ने 9 मुकदमे दर्ज किए हैं। सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच के दौरान सीबीआई इन मामलों में शामिल टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जिन लोगों की हत्या हुई उनमें से कुछ के परिजनों ने ये आरोप लगाया था कि उनके परिवार को टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इस बात को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में गर्मागर्मी भी हुई थी और उसके बाद बंगाल हाई कोर्ट में एक विशेष जनहित याचिका दायर कर ऐसे मामलों की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सीबीआई को जांच करने के निर्देश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे पर सियासी तौर से बढ़त बनाने के बाद नारायण राणे शांत नहीं बैठे हैं। राणे के निशाने पर अब भी उद्धव ठाकरे और शिवसेना है, जिस पर वे अपने तीखे हमले कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ हुए विवाद और अपनी विवादित टिप्पणी के बारे में राणे का कहना है कि मैंने जो कहा वह पुरानी घटना है, वह आज की घटना नहीं है। मैंने कहा कि मैं वहां होता तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं मारूंगा या हिंसा करूंगा। राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने भी कई गलत बयान दिए हैं। भाजपा नेता ने कहा कि उद्धव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह के बारे में जो कहा क्या वह सही है। राणे ने कहा कि अपने बयान पर 100% कायम हूं। पुलिसिया कार्रवाई पर राणे ने कहा कि पुलिस ने कानून के मुताबिक मुझे गिरफ्तार नहीं किया। राणे ने कहा कि पुलिस के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब पर्दे के पीछे हैं, उन्होंने पुलिस पर दबाव डाला। असल में अनिल परब पुलिस पर राणे की गिरफ्तारी शीघ्र करने के लिए दबाव डाल रहे थे और यह बात माइक पर सबको सुनाई देने लगी। जाहिर है कि पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए अनिल परब ने सत्ता का दबाव डाला। राणे इसी बात को मुद्दा बना रहे हैं। राणे ने कहा कि शिवसेना के 145 नहीं सिर्फ 56 एमएलए हैं, फिर भी इतना उछल रहे हैं। नासिक पुलिस से मिले नोटिस पर राणे ने कहा कि वह नोटिस के आदेश का पालन करेंगे और शिवसेना भी उनके स्वागत में होगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने ये बात जोर देकर कही कि मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया। भाजपा नेता ने कहा मामला अभी भी कोर्ट में है, ऐसे में वह ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन पुलिस ने गलत तरीके से काम किया है। ये पूरा विवाद राणे के मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने वाली कथित टिप्पणी के बाद शुरू हुआ। राणे ने रायगढ़ जिले में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान दावा किया था कि इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ठाकरे ये भूल गए कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं और इस संदर्भ में उन्होंने विवादित बयान दिया। राणे को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि महाड़ की एक अदालत ने देर रात उन्हें जमानत दे दी थी। उनके इस विवादित बयान के खिलाफ महाराष्ट्र में प्रदर्शन किए गए। मुंबई में राणे के आवास के बाहर शिवसेना और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।